चले इसको अब देखते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर पीएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इकट्ठे वाले सवाल भी आ ही गए हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है और अच्छा सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। और एक मज़े की रिक्वायरमेंट है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसका कोई इफेक्ट नहीं है उसको लिस्ट डाउन भी करो जी। तो वो देखते हैं ना अभी जोन सी निकलेंगी उसको लिस्ट डाउन कर देंगे, मुफ्त के 2 नंबर मिल जाएंगे। कैसा आसान सवाल है। चलें शुरू करें काम। अच्छा बैलेंस शीट का सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है उसने कहा है जेएल एसोसिएट है और एमएल सब्सिडरी है, ऐसा ही है ये, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जेएल को उड़ा के रख देना है। लेकिन इसको छोड़ देना है बस। दूसरी चीज़ आपको पता ही है अब, वर्किंग 3, किसी ने गिराया तो नहीं है पेन, वर्किंग 3, वर्किंग 2 और वर्किंग 7 एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक है। आज तुमने आगे दिल खुश कर दिया। अच्छा उसके बाद बाकी कोई चीज़ पीपीई है, इन्वेस्टमेंट इन एमएल एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन जीएल एट कॉस्ट, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड बैंक है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं थी इस सवाल में। हो गया था सवाल वैसे ही। चलो क्विकली तरह देखना है बहरहाल, क्योंकि इसमें ये एडजस्टमेंट हो गई या हर एक एडजस्टमेंट एक बार गुजारनी तो है ना नज़रों से, ठीक है, मेरी भी तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पर उसने सिर्फ हमें क्या बताया कि हमने ख़रीदा था, ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर 19। वो कहता है साल के पहले दिन हमने सब एसोसिएट को ख़रीदा था और मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन है, ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है सब्सिडरी की। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टी, अब ये इस डेट के साथ लिखी होती हैं। आप तो दूसरा तीसरा सवाल अब देख रहे हैं, तो इस डेट के साथ लिखे होने का मतलब ये कौन सी अर्निंग्स होती हैं, ये रिटेन्ड अर्निंग्स और इन्वेस्टी होती हैं प्री वाली, ठीक है। क्योंकि देखो ना डेट, इस डेट पर इतनी होल्डिंग है, ये नाम है और ये रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो ये उसी डेट के ऊपर है, डेट ऑफ एक्विजिशन की प्री आ रही होती है, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट में तो कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं, मुफ्त की चीज़ें गिवन है। फॉलोइंग कंसीडरेशन, अब यहाँ से गेम ऑन होने लगी है। फॉलोइंग कंसीडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल्स शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड नहीं है तो अच्छी बात है, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर ये क्या रिकॉर्डेड है एमएल का, एमएल ही है ना, एमएल कौन है यार, ये एक तो बड़ा मसला आता है मुझे जी। तो फिर ये क्या होगा, ये फिर प्रॉबेबली कैश होगा, लेकिन जो भी है हो सकता है कैश हो, वो भी गलत हो। अगर सवाल में इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा तो 2 ही तरीके हैं, सवाल में गलत इन्वेस्टमेंट की फिगर दे दे एज पर क्वेश्चन लिखकर उसमें प्लस माइनस कर लेना है, और सवाल में अगर ना दे तो फिर जो ओरिजिनल वाली है उसी से आप निकाल लेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक है। तो सवाल में उसने गलत वाली फिगर दे दी तो मैंने कह देना है एज पर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी जो वर्किंग 1 है उसके नीचे ये 1.1 चल रही होती है, ऐसा ही है। तो ये मैं ज़रा नक्शा भी बना देता हूँ आपके सामने ये नक्शा होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट आपने बनाना है, तो यहाँ पर वर्किंग नंबर 1.1 जिसमें आप लिखा करेंगे एज पर क्वेश्चन, सवाल में गिवन है ना तो लिखें जी कितना 900। ये सवाल में उसने बताया इन्वेस्टमेंट है एस, इन्वेस्टमेंट इन एस, नाम नहीं लिखता मैं, ज़रा आसानी हो जाती है मुझे इस तरह से। तो इन्वेस्टमेंट इन एस पर क्वेश्चन 900 है। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या मसाइल है। वो कहता है ये कंसीडरेशन एक्विजिशन ऑफ एस से रिलेटेड जो है वो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। ने कहा जी क्या, कहता है ट्रांसफ़र किया था हमने पीएल यानी पेरेंट का लैंड जिसकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू 88 और 108 थी। ये तो बिल्कुल वही एडजस्टमेंट है, पहचान में आ रही है। वो जो वहाँ छोटा सवाल पड़ा था ना, पता नहीं 22वां के 23वां के 24वां जौन सा भी था, वो जब हमने छोटे सवाल किए थे 17, 18, 19, 20, 21, 22 जिनके अंदर हमने परचेज कंसीडरेशन सीखी थी और फिर पेज 27 पे उनको पहुंचाया था, तो उनमें एक सवाल था, ये सवाल, ये डेटा यहीं से उठाकर एडजस्टमेंट वहाँ पे सवाल बनाया गया, ठीक है। तो आपको पता है जी कि इसकी एंट्री होती है, ओरिजिनल एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट इन एस, फेयर वैल्यू से डेबिट होगी, और क्या नाम है लैंड है, पीपीई लिख दो, पीपीई बुक वैल्यू से क्रेडिट होना है। अब बुक वैल्यू 88 थी और फेयर वैल्यू 108 थी, तो कितना जी
20 का, ये 20 का गेन आ गया। अब सवाल कर रहे हैं हम बैलेंस शीट का, तो ये CRE टाइप एडजस्टमेंट है, ये बैलेंसिंग उधर पे। अब ये होना था, ये नहीं हुआ, तो फिर रेक्टिफाइंग भी यही हो गया ना। बात समझो, ये होना चाहिए था, क्या ये हो गया? वो कह रहा है ये अनरिकॉर्डेड है, तो ओरिजिनल भी यही है और रेक्टिफाइंग एंट्री भी यही। तो फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट और इसके अगेंस्ट हमने बिल्डिंग, लेकिन फेयर वैल्यू वाली कर दी क्रेडिट 108 से। ठीक है जी। अब ये बिल्डिंग की फेयर वैल्यू इधर आ गई। और दूसरा काम जो आप कर रहे होंगे वो आपकी यहाँ पे CRE चल रहा होगा, उसमें भी आपने ये एंट्री डाल देनी। ये नहीं किस तरह से मैं सवाल किया करूँगा आपके साथ, ये नहीं कि बस करेंगे, बस सवाल के एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो CRE क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है PRE आता है, SRE आता है, ARE आता है, और अब ये जो क्रेडिट हुआ है 20, ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख लें, PPE लिख लें, बिल्डिंग लिख लें, वट। ठीक है, बिल्डिंग ही लिखें, वो PPE बड़ा मिलजुल गया ऊपर। बिल्डिंग थी, लैंड था, फ्री होल्ड लैंड। और ठीक है, को मसला? अच्छा, अगली बात नेक्स्ट कहता है वो, और जी क्या हुआ, कहता है कैश ऑफ 115 वुड बी पेड इन फरवरी 20 इफ ML's नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 19, हमारा साल ये 19 था ना, वुड इंक्रीज बाय 20% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब वो कहता है कि 115 हम आपको देंगे अगले साल अगर इस साल के प्रॉफिट पिछली साल की निस्बत इतने बढ़ गए। पिछले साल के प्रॉफिट्स का हमें नहीं पता, इस साल हम कह नहीं सकते बढ़े या कम हुए, ये तो वो उसने खुद ही अब बताना है। मैंने कहा था ये सबसे आसान केस है जिसमें वो कहेगा फेयर वैल्यू इस दिन इस कंटिंजेंट कंसीडरेशन की इतनी है और ईयर एंड पर इसके अंदर इतना चेंज आ गया, बस। और उसकी एडजस्टमेंट भी आपने CRE में ही करनी है। तो 115 पे करेंगे, अब उसकी फेयर वैल्यू ढूंढनी है, सवाल में देगा। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसीडरेशन ऑन एक्विजिशन डेट वाज 70 मिलियन। अब आगे ना जाओ, होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और कंटिंजेंट पेबल लिख दूं, पेबल कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेबल 70 से क्रेडिट। ठीक है भाई, ना करो ना, ऐसे ना करो यार। डेट ऑफ एक्विजिशन है, एक्विजिशन डेट क्या है जी? डेट ऑफ एक्विजिशन यकम, बोलेंगे यकम अप्रैल 2019। ठीक है जी, यकम अप्रैल 2019 पर ये हो जानी चाहिए थी। और उसके बाद ईयर एंड के ऊपर आपने देखना होता है इसके अंदर क्या चेंज आई। ठीक है, सही है। तो ईयर एंड पे गए तो उसने कहा ईयर एंड पे इस टारगेट द सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड। ओ, अब क्या करें? सेट टारगेट तो अचीव हो गया दोस्तों, क्या करना चाहिए? इसका मतलब पढ़ो कैश ऑफ 115 वुड बी पेड इन फरवरी अगर नेट प्रॉफिट 20% ज़्यादा लास्ट ईयर के इंक्रीज हो जाए। आज खड़े होकर 70 मिलियन नज़र आ रहा है, लेकिन ईयर एंड पर कहता है टारगेट अचीव हो गया। इसका मतलब अब आपको ईयर एंड पर इसको रीमेजर कर लेना चाहिए। भाई इसको वहीं रखो, क्लास के बाद ही पी लूँगा चाय, सब कुछ क्लास के बाद ही। अब जी, तो बेसिकली अब आपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करवाना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बल्कि यूँ करते थे हम, कैसे करते थे? वर्सेस वाली कैलकुलेशन करते थे ना, बोलो वर्सेस। हाँ, कितना पेएबल पड़ा है, इसको बढ़ाकर किस पे ले जाना है? तो पेएबल को बढ़ाना है कितने से? तो पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 45 से, ये 115 माइनस 70। अब इसको कहाँ फेंकोगे? इसको भी CRE में, तो CRE डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, बोलो। अब आपकी अभी अगर वर्किंग वन की बात करें तो उसमें तो सिर्फ ये 70 ही पढ़ना है। ये असल मसला पता है क्या है? मसला पता है क्या है? क्योंकि ये एडजस्टमेंट सेम थी। वो कहता है जो होना था वो नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड है ना, ये ट्रांजैक्शंस अनरिकॉर्ड नहीं थी। ज़्यादा अच्छी बात है, अगले सवालों में ये ज़्यादा मुसीबत ये पड़ी थी कि वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से फनकारी लगाई होती, ज़्यादा मसला आ जाता है। तो ये अनरिकॉर्डेड तो बहुत अच्छी बात है, जो होना चाहिए था नहीं हुआ, कर लेंगे। अब मेरी वर्किंग 1.1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो
ये सिर्फ इतना ही है। कैश ले लेना भाई, बिल्डिंग ले लो, कैश ले लेना, कितना 70। तो बस ये आपकी इन्वेस्टमेंट इन एस निकल आई, कितनी जी 1078। ठीक है जी, ये 1078 आपकी इन्वेस्टमेंट की फिगर आ गई वर्किंग 1.1 से। और ईयर एंड वाली एडजस्टमेंट फिर सीआरई को डेबिट कर रही है और पेएबल क्रेडिट कर रही है। ठीक है, तो ये बाद वाली एडजस्टमेंट्स हैं ईयर एंड के वक्त, ईयर एंड पर जाकर जो रीमेजरमेंट है वो सीआरई को। ठीक है जी, हो गया काम, आगे बढ़े। ये एडजस्टमेंट हो गई। आगे कहते हैं ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ एमएल सब्सिडरी एंड एसोसिएट। ठीक है जी, वर इतने एंड इतने होते हैं, कहीं यूज़ करना होगा कर लेंगे। At date of acquisition of ML, carrying value of ML's net assets were equal to its fair value except for inventory which was carried at 130 and had fair value of 180। आगे ना पढ़े, इसका मतलब हमने इसकी एंट्री पास करनी है इन्वेंट्री डेबिट रीवैल्यूएशन, बल्कि मैंने यूँ लिखा था कल गेन इन वर्किंग वन क्रेडिट, ज़रा इजी हो जाता है याद रखना। ठीक है, अब ये वहाँ पर एडजस्टमेंट कर ली ना, अब जहाँ जहाँ आएगी करते जाएंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री डेबिट कितने से जी 50 से, और गेन इन वर्किंग वन क्रेडिट। अब ये वो सवाल है, जो काम हमने एक्विजिशन के दिन किया, डेट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे ही है ना, जो काम हमने एक्विजिशन डेट पर किया, अगर सब्सिडरी वही काम बाद में कर ले तो सब्सिडरी वाले को उल्टा देना। अब मैंने कहा था ये सबसे टेक्निकल इन्वेंट्री वाला पॉइंट है, बाकी तो बड़े आसान है। जैसे आज वाले टेस्ट में किसने टेस्ट नहीं दिया अभी तक? सब ने नहीं दिया, दे लेंगे ना। उस टेस्ट के अंदर भी जो सवाल के अंदर एडजस्टमेंट है वो भी ये वाली नहीं है, इन्वेंट्री वाली 2 दफ़ा देख लिया आपने, एक गालिबन वो मैंने 6 में दिखाई थी और एक ये 6 वाली तो बहुत ही टफ थी। ये वही है जो हमने सीखी थी, जो वहाँ पे 36-38 जो सवाल किया था, हो गया था घर पे होमवर्क में वो सवाल। अब वो सवाल के अंदर यही एडजस्टमेंट्स कठी थी, तो ये एडजस्टमेंट है। वो कहता है 20% इन्वेंट्री स्टिल इंक्लूडेड इन एमएल्स इन्वेंट्री। मैंने कहा था हमेशा हमें अनसोल्ड से तकलीफ होती थी, लेकिन ये वाले केस में हमें सोल्ड से है। किससे है? सोल्ड से, क्योंकि 80% जो बिकी है उस पे एस ने भी गेन रिकॉर्ड किया है, उसने सेल तो सेलिंग प्राइस पे की होनी है ना। तो हमने कहा ओ ये तो काम गड़बड़ हो गया, इसका मतलब इन्वेंट्री डेबिट सॉरी गेन, लेकिन गेन इन एसआरई डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और ये अब होगा 50 का 80% यानी कि गालिबन 40। ठीक है जी, पीएनएल का सवाल के हिसाब से मैं इसको डिस्कस कर लूँगा अगर आप कहेंगे है ये बैलेंस शीट का सवाल। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक बार बैलेंस शीट का सवाल कर देते हैं। ठीक है, तो जो काम हम कर चुके थे, अगर ईयर एंड से पहले सब्सिडरी भी वही काम कर ले तो हमने उसको उल्टा देना, सब्सिडरी वाले काम को उल्टा देना। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपकी वर्किंग वन के अंदर 50 क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग वगैरह चल रहे होते हैं वहाँ पे आपका ये गेन आ जाएगा, कितना जी 50, और उसके बाद जो एसआरई है वहाँ पे आपका 40 डेबिट होगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री में 50 बढ़ेगा, 40 कम हो जाएगा, क्योंकि एस ने अपनी स्टेटमेंट में भी ये काम कर लिया था, तो डबल रिकॉर्डिंग हो गई थी। ठीक है, करूँ पूरा सवाल या हो जाएगा? ये आपने सवाल किया नहीं है ना, मुझे लग रहा है पता आपने घर पे सॉल्व नहीं किया, हो गया था, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही किया था। चलो अच्छा जी, ऑन 1 जनवरी 19 ML सोल्ड अ मशीन, ML कौन सी सब्सिडरी, सोल्ड अ मशीन टू पेरेंट फॉर 55 मिलियन एट अ गेन ऑफ द रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ सेल वॉज। हाँ जी, करने वाली एडजस्टमेंट है, हो गई थी, करूँ या रहने दूँ? चलें नेक्स्ट। JL पे दिल कर रहा है जल्दी से कर ना लें, रहने दें, पक्की बात है। JL पेड डिविडेंड 10% फॉर द हाफ ईयर, P रिकॉर्डेड दिस एज इनकम। अब ये इसकी डिस्कशन होती थी 3 तरह से, वर्किंग 6 अगर पेड है तो रिकॉर्डेड है तो हम भी इसको शो करते थे वर्किंग 6 में। आज मैंने वर्किंग 6 बनाई नहीं इस सवाल में, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बनाएंगे तो शो कर देंगे उसमें। ठीक है, दूसरा होता है जनाब मामला कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, तो ये जनाब 12 का पार्ट ई बन गया, तो इसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। बैलेंस शीट के सवालों के अंदर इसको सिरे से ही इग्नोर कर देना है।
और अगर इनकम स्टेटमेंट हम कर रहे होते, जो कि नहीं कर रहे होते तो पी ने चूंकि ये रिकॉर्ड कर लिया है, अदर इनकम में से माइनस कर देते, लेकिन इनकम स्टेटमेंट का सवाल मैं कर नहीं रहा। चलो लिखा तो रहे, ओके। तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं, ठीक है, सही है। अच्छा अब देखो, सिरे से जो एडजस्टमेंट आपने जो इग्नोर किया अभी तक, वो एक तो ये आ गई, नंबर 6 एडजस्टमेंट है जी। जब लिस्ट बनाओगे तो 1.2 नंबर के दो मुफ्त के 2 नंबर यहाँ रखे उसने कि जो छोड़ना है वो लिस्ट डाउन करोगे। ये नहीं कि समझ ना आ रही हो बच्चा छोड़ दे, नहीं, समझ के छोड़ा, उसे पता लगना चाहिए। तो बड़े आसान नंबर है। आगे बढ़ें। ड्यूरिंग द ईयर पेरेंट मेड सेल ऑफ 72 टू ये एसोसिएट एट 20% अबव कॉस्ट, 60% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बाय जेएल ड्यूरिंग द, अब ये क्या है जी, P2A है, बोलो P2A है। P2A के अंदर सोल्ड कितना है, सोल्ड जी, सोल्ड 72, अनसोल्ड वो कहता है, देख लो पढ़ लेते हैं, 72 मिलियन की सेल्स की हैं, 60% इनमें से सोल्ड बाय जेएल हैं, तो 40% फिर अनसोल्ड है। ज़रा ध्यान से पढ़ना चाहिए बस सवाल को, ठीक है। तो 72 इंटू कितने, 60% सोल्ड हैं, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, अनसोल्ड 40%। बस ध्यान से सवाल पढ़ने की जरूरत रह गई। अब ये पास पेपर आप कर रहे हैं जी, 29, और अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट जो है अब वो है जी 29 डिवाइडेड बाय अबव कॉस्ट है तो 120, ठीक है। कॉस्ट 29 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, आंसर इज 5। अब ये 5 जो है, बड़े टप्पे ला रहे हो तुम वैसे हैं, ये 5 जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ए आ गया है तो पीज शेयर आपको लेना पड़ेगा। 5 इंटू कितने परसेंट था जी, है हमने 25 जी, हूँ 1.25 से आ गए। चलो अल्लाह दी मर्जी, अल्लाह तुहानू पूछेगा जी। अब बच्चों बैलेंस शीट का सवाल करते हो, किसने बेचा, किसने प्रॉफिट कमाया, पी का प्रॉफिट, मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, CRE डेबिट। अच्छा किसके पास पड़ा है, अनसोल्ड किसके पास पड़ा है, ए का स्टॉक कहाँ है, हमारे पास तो नहीं है, पता नहीं कहाँ है, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन ए वर्किंग 7 को क्रेडिट कर देना, ठीक है। मैं P&L का सवाल क्यों सोचूं, हमने सोचे तो हैं सवाल, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, बता दूंगा। जैसे आपको मैंने 7 होमवर्क में दिया था, उसमें जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला मामला था वो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है पॉइंट ऑफ P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलें खैर आगे बढ़ें जी। जी 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 जी, तो इसीलिए तो हमने सिर्फ वही प्रॉफिट रखा है जो भाई, इसको आपस का कर लिया ना, इतना तो आपस का ही है ना, 25% तो आपस का ही बन गया ना, ये तो हमने उसी से कमाया पेरेंट ने, ठीक है। अच्छा, बड़े लेट ख्याल आया था वैसे है, गल मुक गई सारी। ऑन 31 दिसंबर 19 PL हैज़ रिसीवेबल ऑफ 8 मिलियन फ्रॉम जेएल, कौन है, आपस का है ही नहीं, रिसीवेबल पेएबल, तो इसको क्या करना है, तो एक आपने ये वाली इग्नोर की है एडजस्टमेंट नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 लाल सर्कल लगाओ, और एक ये आपकी आ गई नंबर 8, ठीक है जी। नहीं जितनी हैं उतनी लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा नेक्स्ट, एन इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट ईयर एंड इंडिकेट द गुडविल ऑफ ML हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय, तो इसका मतलब सवाल में गुडविल आएगी, इम्पेयर हो जाएगी। अब NCI को रखते हैं फेयर वैल्यू पे, तो ये गुडविल फुल गुडविल है, तो इस इम्पेयरमेंट की एंट्री होगी SRE डेबिट गुडविल क्रेडिट। अब वो जितनी भी होगी, ठीक है, वो आपने गुडविल को जो आपकी होगी गुडविल उसको 10% करना, ऐसे ही है, एंट्री आ गई। PL, अच्छा PL's डिस्काउंट रेट इज़ 14%, कहीं पे यूज़ किया है, धोखा था, धोखा कि कहीं यहाँ पर कहीं पर कुछ यूज़ कर लें इसके अंदर, वो जो था कुछ शायद हमने नहीं यूज़ किया। आगे बढ़ो, सवाल ख़त्म, तो मेरे ख्याल में यही है फिर नंबर 11 है, ये एडजस्टमेंट भी हमने इग्नोर की, ठीक है।
अब क्या आपका दिल है पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं इन चीज़ों को? चलेगा? किसी अच्छे सवाल में देख लेंगे। इसके अंदर वैसे पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो, ज़बानी सुन लो कि जब आपने ये एंट्री रिकॉर्डेड नहीं थी, रिकॉर्ड की, तो ये सीआरई मतलब इनकम है, तो ये ये अदर इनकम के अंदर आपने 20 ऐड करना है, ये अदर इनकम के अंदर से 20 लेस करना है। पेरेंट का खर्चा है, सीआरई में इसीलिए जा रहा है, तो प्लस माइनस है, बस ठीक है जो है वो। और वर्किंग 5 को इन्होंने हिट करना नहीं है क्योंकि ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट्स ही नहीं है, तो और पीएनएल में क्या एडजस्टमेंट इसकी डिस्कस करें जी। सही है, ये आसान चल रहे। तो एचएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस पोजीशन और बनानी है 30 जून पर, सिर्फ बैलेंस शीट है जी। फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट है हेप्टागॉन और एलिप्स। यकम जनवरी 22 पर एचएल ने 20% ईएल का खरीदा। अच्छा, तो ये सब्सिडरी हुई ना, ठीक है। तो 30 जून 22 और यकम जनवरी 22 एक ही चक्कर है। फिर माफ़ी दे दे यार, हर सवाल में यार, हर सवाल में मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन है ना, है कि नहीं है? अच्छा चलो, उसका कहता है फॉलोइंग कंसिडरेशन विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। चलो ये भी नॉट बीन है, शुक्र है ये भी नॉट बीन है। नॉट बीन वाला बड़ा अच्छा होता है। तो दोबारा ही बना लेता हूँ, वहाँ से कॉपी करके लाते लाते तो साल लग जाना। वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आनी होती है वर्किंग 1.1। हर सवाल में यार इसमें मसला, हर सवाल में आप देख रहे हैं तकरीबन कोई अभी तक जितने सवाल आपने किए किसी में बचत हुई है इससे? 1 में, 3 में, 6 में, अभी देख कर आए 2 में, अभी कर रहे हैं 7, किसी में बचत हुई है इससे? कमाल नहीं हो गया। और काम कितना आसान है, अब आसान ही लगेगा आपको, इतना खपे हैं आप इस पर जी। अब देखते हैं जी, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट इन ओएल, इन्वेस्टमेंट इन ओएल। अच्छा, ईएल वाली तो है ही कोई नहीं, वो कह ही रहा है नॉट रिकॉर्ड, शायद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, यानी कि सवाल के अंदर एज पर क्वेश्चन गिवन ही नहीं है। अच्छा हो गया। अच्छा, इन्वेंट्रीज हैं, अदर करंट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं। हाँ जी, वो कहता है जी ये रिकॉर्डेड नहीं है। हमने कहा जी अच्छा, हमें है ना, हम करेंगे रिकॉर्ड। वो कहता है एक शेयर पेरेंट का देंगे हम फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, और एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट के शेयर से 54 रुपये थे। मुझे इस वक्त सिर्फ ये चाहिए, ये देखो, 1 शेयर ऑफ पी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ एस, और पी के शेयर की प्राइस 54। सवाल खत्म। अब हम यहाँ पर कहा करते थे जी एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं है, इसलिए वो शेयर्स के लिए मैंने कहा था 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पी ने कितने शेयर्स एक्वायर किए इसके, याद है? तो वो कहता है जी ये 60% शेयर होल्डिंग है, तो हमने फ़ौरन आके यहाँ पर देखा 650 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल हो, डिवाइड बाई 10 करें तो 65 मिलियन शेयर्स बने। तो 65 मिलियन का 60% कितना बनता है? तो हमने यूँ लिखा जी पी एक्वायर्ड, कहाँ करें वर्किंग, यहाँ कर लेते हैं। पी एक्वायर्ड 650 डिवाइडेड बाय, यूँ लिख देता हूँ ना, 650 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से आ गया हमारे पास 65, ठीक है, इनटू अब 60% इसका, कितने एक्वायर किए जी शेयर्स जी? 39 मिलियन शेयर्स। फिर पी इशूड ओन कितने शेयर्स? तो फिर हमने कहा था जी इसी 39 को आपने ये आपने कहा था, हमने याद किया था कि जी बड़ों को हमेशा ऊपर रखना है, तो 1 शेयर पेरेंट का 3 शेयर सब्सिडरी के, यही है रेशो, क्या आता है? 13 मिलियन शेयर्स, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होती है, ये मैंने ना करना नहीं चाह रहा सारा काम, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप में एंट्री है, तो इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेते हैं, ठीक है, या पहले रुपीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, एक शेयर इस दिन कितने का है? जिस दिन एक्वायर किया हमने इसको 54 का, तो फेस वैल्यू 10 है, तो जी शेयर कैपिटल में तो 10 ही आना है, बाकी का 44 शेयर प्रीमियम है, लेकिन यहाँ तो 54 आएगा। अब बोलो एंट्री क्या है?
हाँ शेयर्स नहीं लिखे नहीं तो एक शेयर है इंटू 13 मिलियन शेयर्स, ठीक है जी, इंटू 13 मिलियन शेयर्स, इंटू 13 मिलियन शेयर्स। जी बोलो जी। 702 130, ठीक है जी। अब देखो भाई ये सारा काम करने की कोई ज़रूरत है, बस मुझे फ़िलहाल तो ये चाहिए। अच्छा अब आपने पूरा बैलेंस शीट के अंदर काम करना है, ये नॉट रिकॉर्डेड उसने लिख दिया है, यानी आपके P+S के अंदर जब आपकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन चल रही होगी तो आपके शेयर कैपिटल के अंदर P+S ब्रैकेट में आपका P का शेयर कैपिटल आएगा और शेयर प्रीमियम भी आएगा P का। S के तो चले जाते हैं वर्किंग 1, तो ये 130 और ये 572 ये इधर क्रेडिट होने हैं, लेकिन इसका डेबिट मुझे फ़िलहाल चाहिए था, मेरी लड़ाई इस वक्त ये चल रही है। तो शेयर्स ऑफ P ये यहीं पर निकल सकते हैं, आप ज़बानी कलामी इसको निकालेंगे पर्चे में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर तो कि 650 को डिवाइड किया 10 से 65 आया इंटू 60% किया, तो ये देखो आप यहाँ पर ही कर सकते हो, यही काम यहाँ पे शो करना था आपने। 650 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 65% इंटू 60 है, अच्छा सॉरी 60% इंटू ₹54, बस ये वर्किंग हो गई। ओके ओके सॉरी, तो 1/3 इंटू 54। अब नहीं ये होगा तो कोई मसला नहीं, वो लेंथी वाला काम तो आता ही है, लेकिन इधर फिगर सिर्फ इतनी चाहिए थी, ठीक है। बोलो जी जी, ठीक है। तो ये वाली एंट्री करने की बजाय डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आज इसलिए एंट्री ज़रा अलग थलग कर दी, ठीक है, सही है। अब बैलेंस शीट के अंदर ये जो होना है वो भी हो गया, बैलेंस शीट वाला काम हो गया, ठीक है। डबल एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, और वो कहता है कैश पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर शेल ऑल्सो बी पेड 2 years लेटर प्रोवाइडेड दैट, ये तो अभी करके आए हैं, प्रॉफिट ऑफ EL एक्सीड सर्टन बेंचमार्क, फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंडीशनल पेमेंट एट एक्विजिशन डेट वाज 143। तो एक मिनट रुको ज़रा, एंट्री क्या सिखाई हुई है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बोलो इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल, आसान बोला करो, वैसे तो असल लफ्ज़ क्या है, कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल, कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब ये मैंने कहा था सबसे आसान होता है क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होती है। तो 143 पर आपने इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है जी। अब ज़रा उत्ते आ जाए यार, तू इन्ना थल्ले फिरी जाना उस्ताद, उत्ते आ जा ज़रा। इधर CRE NCI सब कुछ होने के बाद आती हैं लायबिलिटीज़, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ के अंदर, बल्कि इसको मैं अलग ही रखता हूँ, पेएबल हैं यहाँ पे करके पेएबल। अच्छा अब जी एंट्री होने लगी है जी, एंट्री होने लगी है जी 143 से इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, ये क्या है जी, ये कंटिंजेंट कंसीडरेशन है, ये सिर्फ पेएबल लिख दो, कंटिंजेंट सही लिखा है, कंसीडरेशन सवाल में गिवन है, ठीक है। और पेएबल क्रेडिट कितने से जी 140, ठीक है। अब ईयर एंड आया और ईयर एंड के ऊपर उसने कहा कि भाई मेरे ये इंक्रीज़ हो गई 150 पर, तो भाई ले लो 7 रुपये से बढ़ाकर इसको, यहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी जी, देखो पेएबल को ग्रो कराना है, ठीक है, तो पेएबल क्रेडिट करेंगे और CRE को हिट कर दें, ठीक है जी। तो CRE डेबिट पेएबल क्रेडिट, अब CRE आपका बन रहा होगा, और बोलो पेएबल कहता है जी 150 पे ले जाओ 143 से, तो 7 रुपये से CRE को डेबिट कर देना और यहाँ पे पेएबल 7 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में ईयर एंड पे 150 पे आ रहा है, ठीक है, सही है। और बस जी, और तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन एस की कहानी हुई तमाम, यही है बस। कितना ही टोटल 845, 845 इधर चला जाएगा, यानी हर सवाल के अंदर ये कोई आम एडजस्टमेंट्स नहीं थी, जब आप कर रहे थे तो आपने इनको इजी तो नहीं लिया था कहीं। 845 बहुत इंपॉर्टेंट थी और हैं भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मज़े की भी हैं जी। जी बेटा,
वो बेटा शेयर्स इशू करने का वादा होता था। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे तो कह रहा है ना कि जी अगर सब्सिडी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। वो होता था भाईजान आज कुछ कैश ले लो, कुछ शेयर्स ले लो, कुछ डिबेंचर्स ले लो, कुछ कैश कभी ले लेना, कुछ शेयर्स कभी ले लेना। ये था ना, शेयर्स कभी ले लेना, ये मामला सारा इसका था। मैं दिखाता हूँ सवाल, मैं आपके लिए जा रहा हूँ अगर अज्ञात है। ये देखो चानमाई, ये आज शेयर इशू करने का वादा किया तो आज हमारे शेयर की, पी का शेयर 10 साल बाद तुम्हें दे देंगे भाई। तो उसके 10 साल के बाद को छोड़ो, आज हमारे इस शेयर की वैल्यू क्या है? आज हमारे शेयर की वैल्यू 14 रुपए है ना। तो आज इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट करके रख लो। अब पहला साल एंड आया, ये 14 से 13 पे आ गया, 15 पे चला गया, 18 पे हो गया, 20 पे हो गया, 16 पे आ गया, कभी कहीं नहीं छेड़ना। और जिस दिन एक्चुअल में इशू करना है, इसी 1/12 को क्रेडिट करना है, क्रेडिट को डेबिट करना है, और इसके अगेंस्ट शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम इसी अमाउंट से 10 और 4 से क्रेडिट करना है। ये वो एडजस्टमेंट है जो ईयर एंड पे कभी इसके साथ लिखा भी था, डेट ऑफ एक्शन के अलावा पी के शेयर की फेयर वैल्यू किसी दिन की गिवन होगी तो उसे इग्नोर करना है। आज पिक्चर ले लो पॉइंट की ख्याल है, आज ले ही लो पिक्चर। ये ऊपर पूरी कहानी थी ना जी। तो हमने क्या कहा था, शेयर्स ले लेना। तो जब शेयर्स ले लेना की बात आई थी, ये 18, 19 और वो 17, तो 17 के अंदर ये मसला था। समझ आ गई? चल अच्छा जी, और कोई एडजस्टमेंट है इसमें जानदार? नंबर 2 जी एडजस्टमेंट नंबर 2, एट एक्विजिशन डेट ईएल रिटेन्ड अर्निंग्स वर, ईएल कौन सी वाला, ये बड़ा मसला है मैनू, एस है, अच्छा। एस रिटेन्ड अर्निंग वर 300 एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट लैंड विच हैड कैरीड एट 50, द लैंड हैड फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज ऑफ 80 एंड 70, द ग्रुप फॉलो कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। हाँ जी, हो जाएगा। ये क्या है जी, फेयर वैल्यू इसकी 80 है और फिर वैल्यू इन यूज 70 है, तो 50 से 80 पे लेके जाना है। तो लैंड बढ़ाओगे, सरप्लस इन वर्किंग 1, बोलो कितने से, और फिर साथ ही आपने कहना है लैंड तो बढ़ के आ गया अब 100, लैंड तो बढ़ के आ गया 80 पे। फिर आपने जब गौर किया तो 80 को 70 से कंपेयर करने पे, ओ याद आ रहा है कुछ, मैंने कहा तो 2 स्टेप्स में करना है। देख लें इधर देखें, छोड़े ये देखें, मैंने कहा था बुक वैल्यू 50 थी, एक लाइन छोड़कर मैंने कहा था फेयर वैल्यू लिखना, याद आ रहा है कुछ? 80, यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नहीं है, लैंड है ना। 30 का रीवैल्यूएशन गेन है। इसकी एंट्री क्या सिखाई थी? मैं सही कर रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ? तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? क्या हुआ है आप लोगों को? क्यों बैटरी लो है आप लोगों की? लैंड डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, वर्किंग 1 में क्रेडिट। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब देखा हमने कि यार इसकी तो रिकवरेबल, पहले कहा था स्टेप पहला वही रखना है, ठीक है। तो एक लाइन छोड़कर हमने रिवाइज्ड बुक वैल्यू यानी रिकवरेबल अमाउंट रख दी 70 रुपये। तो 10 रुपये से एसेट के अंदर क्या आ गया? ओके सॉरी, रिवाइज बुक वैल्यू, मैं देखता हूँ रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट होती है, सही है बचत होगी, सॉरी यार, लेकिन सवाल लब नहीं रहा। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ यानी जान छूट जाती है उससे, फेयर वैल्यू लेस, दोनों काम कटे, कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। अब फेयर वैल्यू सवाल के अंदर उसने बताई 80, कॉस्ट टू सेल है कोई नहीं, और वैल्यू इन यूज़ उसने कही 70, तो बचत होगी ना पहले वो करने से, शुक्र है मैं तो कर रहा था एम्पेयर भी। तो ये कितना है जी? 80, तो इसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा नेक्स्ट जी, को मसला?
नेक्स्ट एंट्री तो रिवाइज कर लेना, ज़रा कर लेने दें मुझे इस तरह से 0, ताकि वो वाला काम तो दोबारा हो जाए। और इम्पेयरमेंट लॉस कोई ना आया और ये 80 पर ही है, तो अगर दोनों सेम डेट पर आ जाएं तो इम्पेयरमेंट लॉस बैलेंसिंग आ जाएगा आपका, और ये बुक वैल्यू, रिवाइज बुक वैल्यू इसको कहते हैं, रिकवरेबल अमाउंट कह लें। इस 0 की एंट्री याद करवाना चाह रहा था असल में आपको। इसकी एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट वर्किंग 1 में और लैंड क्रेडिट, लेकिन वो हुआ ही कोई नहीं। अच्छा, अब ये लैंड है, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, लेकिन अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो एसेट दोनों एंट्रीज के अंदर नेट करके कमी बेशी को आपको सिखाया था मैंने कि डेप्रिशिएट कर देना, याद है? बोलो, चलो ज़रा ज़रा रिवीजन भी चलती जाए ना। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, तो इसीलिए तो हमने इसको बाद में फेयर वैल्यू ईयर एंड पर नहीं रखा। ग्रुप कॉस्ट मॉडल जो जी एक्विजिशन डेट पे तो IFRS 3 और 10 कहते हैं। क्या ख्याल है, चले ना हम उधर उन सवालों में? बस कोई नहीं, ये सवाल करके छुट्टी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे जो टाइम, आप लोगों ने जो मेरा दिल जीता है ना आज ये कह के कि आप रोज़ आएंगे, अगर मैं 150 कर दूं तो बस जिस दिन पूरा करेंगे ना उन सब बच्चों को, अच्छा जिस दिन 90% बच्चे होंगे उस दिन चाय पिलाऊंगा, जिस दिन 100% हो गए सुबह वाली क्लास के बराबर तो चाय के साथ समोसे भी खिलाऊंगा। और बताओ, डन हो गया? अब ये आपने इंश्योर करना है भाई। आमिर आपने गिनती किया करनी है अब नॉर्मल क्लास वाली, ठीक है ना? नॉर्मल क्लास के बच्चों को आपने गिनती करके रख लेना है। अगर 100% आ गए तो इनको चाय 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 और समोसे में उतने में ही पड़ जाते हैं, लेकिन ज़रा इजी हो जाता है काम, ठीक है ना? बिरयानी, मतलब वोट भी जहाँ पे बिकता है ना इनका, वहीं पे क्लास भी बिकती है। फ्यूचर इनका सब होंगे जिस दिन, मतलब मैं ज़्यादा खर्चा करना चाह रहा हूँ, मैनू फ़ायदा तो है ना खर्चा करने में। यार वो कौन सा सवाल कहाँ पे, ये देखो भाई मेरे, ये देखो, अगर दोनों कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये एंट्री करनी है, PPE डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, लेकिन फिर बैलेंस शीट डेट पे कुछ नहीं करना, ठीक है? फिर हमने देखा दोनों रिवर्स मॉडल यूज़ कर रहे थे, तो मैंने कहा था कोई एंट्री नहीं करनी, बस शो करना है वर्किंग 1 में, और ईयर एंड पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी रिवैल्यू कर चुके हैं। और कल हमने देखा था कॉस्ट मॉडल सब्सिडरी का था और पेरेंट का रिवर्स मॉडल था, तो फिर चूंकि सब्सिडरी का कॉस्ट मॉडल था तो ये एंट्री करनी पड़ी थी इसको फिर, और ईयर एंड पर इस एंट्री को फिर करवाया था हमने उससे, क्योंकि मजबूरी थी, ग्रुप की पॉलिसी क्या थी, रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है ना? ओके, और ये सवाल अभी आज आपको होमवर्क में दूंगा, आप खुद ही करके आएंगे। अच्छा, कहां थे हम, कहां, ये वाकई समझ नहीं आई थी ये बात, ये वाली कॉस्ट में। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 2022 HL परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी with the useful life of 30 years for 600 million and rented out to EL on same date for 4 million per month till 31 दिसंबर। प्रॉपर्टी कैरिड फेयर वैल्यू 650। ये तो हो गया था, ये क्यों लग रहा है मुझे कि होगा? अच्छा, ये शायद वो, चलो जल्दी से इसकी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी कर लेता हूँ जल्दी से, और साथ में फिर सारी डिस्कशन मैंने कर देनी है, PNL वाली भी। चलो यार इधर चलो, तुम बड़े आए तुम। ये कौन सी एडजस्टमेंट थी, ये 143 वाली? अच्छा, ये तो उसी की चल रही थी मेरे ख्याल में। अच्छा बच्चों, अब आपको तो जहन के अंदर है ना जी वो सारी कहानी, कहाँ ले जाऊँ इसको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली, तो ये वही कहानी है जी। बस ज़रा क्विकली इसको देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर मुझे बता दें ताकि मैं एंड तक इसकी अब डिस्कशन आज कर दूँ। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 3। अब भाई साहब, HL ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद कर 600 मिलियन की EL को ही दे दी उसी दिन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट कर लिया उसने, ठीक है? और 4 मिलियन किराया है 31 दिसंबर तक हर महीने का। प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन HL बुक्स एट फेयर वैल्यू 650 की, और
ये रेंट भी 1 महीने का अनपेड है। अब जैसे ही हम कंसोलिडेशन की तरफ आए, हमने कहा ओह ये इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इनके अपने यूज़ में है। तो हमने सबसे पहली एंट्री क्या की थी जी, मैंने वो तरतीब लिखवाई थी, वो बोलूँ या ना लिखूँ या ना लिखूँ? रहने दें, डायरेक्ट लिखते हैं जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दें, पीपीई को डेबिट कर दें 650 से। अब ये पीपीई में आ गया, देखो आ गया, मेहमान आ गया पीपीई में, ठीक है। अब इस मेहमान में 50 रुपये का गेन है, ठीक है। तो उस गेन को उल्टा दो जी, गेन को उल्टाओ, गेन डेबिट और पीपीई क्रेडिट। गेन किसके पास पड़ा है? तो सीआरई में गेन डेबिट कर दो 50 और 50। अब इसको डेप्रीशिएट करने की बारी आ गई, तो डेप्रीशिएट करते हैं तो फिर सीआरई में ही जाएगा ये। सॉरी, एसिड बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसिड कम हो रहा है? नहीं, एसिड बढ़ रहा है और फिर वापस 50 से कम होकर 600 पे आ गया समझ लो, ठीक है। तो 600 से एसिड बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे। डेप्रीसिएशन को भी सीआरई में फेंक रहे हैं हमने, तो डेप्रीसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट। अब डेप्रीसिएशन कितनी होनी चाहिए? वो जी 600 रुपये का एसिड था और वो कह रहा था कि जी मेरे इस एसिड की लाइफ कितनी है? 30 साल। ये पड़ी है लाइफ, ठीक है, 30 साल लाइफ, 600 मिलियन कॉस्ट। और ये जनाब 1 जनवरी 22 को हुआ था ये मामला, और हम इस वक्त मौजूद हैं 30 जून 22 पर, ठीक है। तो 6/12, 600 बटा 30 इंटू 6/12 जी, 10 रुपये से ये एंट्री हो गई। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ये 3 एंट्रीज़ हैं, ये 3 एंट्रीज़ आप करेंगे जब आपकी बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना जी, इसके अंदर यार कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ गलत बात, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सही तो पड़ी थी उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो पहली बात तो ये, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता इससे, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब P+S पीपीई के अंदर होता है, P+S इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी होता है अगर कोई है तो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बैलेंस शीट के सवाल करते हुए हम देख रहे होंगे वो होगी सीआरई। अब ये एडजस्टमेंट सारी आपको नज़र आ रही होगी, वर्किंग 3 सीआर, ठीक है। अब इधर देखो, पहली एंट्री पीपीई क्रेडिट करो, सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करो 650 से, इसको पीपीई में ले आओ, फिर पीपीई को क्रेडिट करो यानी कम करो और इसकी हिट सीआरई को लगा दो, सीआरई डेबिट, गेन उल्टा दिया, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन की भी यहीं पर हिट लगेगी। तो ये आपका सवाल हो गया, इस एडजस्टमेंट यहाँ तक होगी, बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म। आपका फरमाइशी प्रोग्राम होना है इनकम स्टेटमेंट वाला, वो मैं बाद में करता हूँ, पहले एक बार ज़रा गो थ्रू कर लें, ठीक है। तो ये आपका सवाल तो ख़त्म हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी बैलेंस शीट के अंदर एक छोटी सी चीज़ रहती है, और वो है नंबर 4 पे कहा था, देख लेना कोई रिसीवेबल पेएबल तो नहीं है। अब वो बोल रहा था 4 मिलियन पर मंथ रेंट है और मंथली पे होना है, लेकिन आखिरी महीने का अनपेड है। तो हमने कहा इसका मतलब रेंट पेएबल, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट करें 4 से, और रेंट पेएबल ये आपस का रिसीवेबल पेएबल। अब ये कहाँ पड़ा होगा? ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ करंट एसेट्स P+S आ रहे होते हैं और यहाँ करके करंट लाइबिलिटीज़ P+S आ रही होती हैं। तो आपने यहाँ से रिसीवेबल में से भी 4 निकाल देना और पेएबल में से। ये आपका बैलेंस शीट का सवाल ख़त्म, ये ठीक है। अब साथ ही इनकम स्टेटमेंट की बात करना चाहोगे? चलो रहने जी, टाइम अभी 5 मिनट रहते हैं, 50 मिनट की बात हुई। एडी सख्ती तो ना करो, हम देखो 2-3 अगर पॉइंट रह गए हुए हैं, थोड़ा सा इतना तो गुंजाइश। अच्छा, एन इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड ऑन 30 जून इंडिकेटेड गुडविल ऑफ ईएल हैज़ इम्पेयर्ड बाय। मैं ये करता हूँ कि ये जो पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कल बताऊँगा ताकि आपको मिक्स ना हो। अब ये एक बार पढ़ तो ले, इसमें कुछ निकलना नहीं है इंशाल्लाह, बस 2 मिनट ही दे जी। गुडविल ऑफ ईएल इम्पेयर हो गई है 15 मिलियन से, और मैनेजमेंट बिलीव करे कि इम्पेयरमेंट आर ड्यू टू, यार ये फजूल बात नहीं क्या, 15 मिलियन की इम्पेयरमेंट है। अब ये एसआरई या सीआरई डिपेंड करता है हमने एनसीआई को किस पे रखा हुआ है।
तो एनसीए फेयर वैल्यू पे, तो ये सीआर, अच्छा एसआरई डेबिट, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, ऑन यकम जुलाई HL एक्वायर्ड 6 million shares representing 30% of an Octagon. On this date, fair value of each share of Octagon was 16. During the year, OL reported net profit of इतने and paid total dividend of इतने. HL recorded share of dividend other income. बैलेंस शीट का नहीं है, इनकम स्टेटमेंट का मसला है ये। फिर ड्यूरिंग द ईयर OL ने चीज़ें भी बेच दी हैं माशाल्लाह से। ये दो तो एडजस्टमेंट्स हैं यार, फड़का दो इसको। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग नज़र आनी चाहिए आपको, ये डिफरेंट थी, ठीक है। जो 2-4 मिनट के मार्जिन दे के चलना है, मैं तलवार नहीं लटका लेनी मेरे सर पे, ये कोई तरीका कोई नहीं है। मतलब मैंने कर दिया ना ख़त्म कहानी, और नहीं पढ़ाऊँगा सवाल, ठीक है। लेकिन ये अब वो इनकम स्टेटमेंट भी नहीं। इधर देखो भाई, कॉस्ट वो कहता है कि 6 million शेयर्स खरीदे हैं, हर शेयर 16 million का, यहीं पे निकाल सकते हो कॉस्ट। वैसे ये भी चेक कर लो, 6 into ये 100, फिर शायद कुछ महंगा मिला होगा, कंट्रोल नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी तो महंगा हो सकता है, अनलेस कि वो गलती बता दे, हमने सही तो उसी को ज्यूम करना है। देखो आपको इकट्ठे शेयर मार्केट में अक्सर कहीं से नहीं मिल रहे होते ना। अब यहाँ पर जब आपका इतना बड़ी शेयर होल्डिंग आपको मिल रही हो तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन जाता है, तो बाजार से नहीं मिल रहे होते। कंट्रोल का भी जैसे पैसे होते हैं, अच्छी खासी चलाने के भी पैसे लगते हैं। अगर आप किसी के 2-3% शेयर्स खरीद कर बैठे हो तो आपको कुछ जानता भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप 25% शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं तो आगे जाके हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये फिर भी जो है वो आपको अच्छा डायरेक्टर एक आपका लग जाता है, या आप खुद डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आपकी बहरहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो है वो एक से होती है, ठीक है। तो कॉस्ट 100 ही लेंगे जी सवाल वाली, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पोस्ट आरई की बजाय पोस्ट पैड से चल सकते हैं, क्योंकि ना तो मुझे क्लोजिंग आरई गिवन है ए की, ए नज़र ही नहीं आ रहा था, ना ही प्री आरई गिवन है, तो कोई बात नहीं, पोस्ट पैड तो है ना। हमने इसको कब खरीदा था? यकम जुलाई, यानी 6 महीने पहले, यकम जुलाई 21। हाँ, ठीक है 31 दिसंबर वाला साल नहीं। अगली बात, ड्यूरिंग द ईयर AL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 60 million, तो ये पोस्ट पैड, ठीक है। अब पोस्ट पैड कितना है जी? पोस्ट पैड 60 है। अब ये पूरे साल का है ना, इंटू 25 नहीं था, 30 था, 25 पिछले साल में था, ओके जी 18 आ गया। लेकिन जब आप पोस्ट पैड से चलते हैं तो आपको पता है आपको डिविडेंड वाला काम भी करना पड़ता है। वो कह रहा है डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड भी उसे निकाल कर, यार इतना आसान सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हो तो मार नहीं पड़ती। देखो ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं होगा वो तो बैठा होगा ना, लेकिन आपने तो इसको करके देख लिया था, अल्टरनेटिव वे पर MCQs भी किए थे जी। 6 आ गया, तो क्लोजिंग क्या आ गया जी आपका? जो भी आ गया, एडजस्टमेंट भी तो है एक आधी, चलो वो एडजस्टमेंट भी देख ही लो। अब ड्यूरिंग द ईयर OL कौन है जी? एसोसिएट है। सोल्ड गुड्स टू HL, ठीक है, तो A to P आ गया, A to P इधर लिख लेते हैं, A to P, ठीक है जी। ये वर्किंग आ गई आपकी, जो भी नंबर होगा माशाल्लाह से। अब सोल्ड कहता है AL मेड सेल्स ऑफ 50 million, ठीक है। उसके बाद HL को 20% अबव कॉस्ट बेची, 60% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बाय HL। सोल्ड तो अनसोल्ड कितनी हो गई? फिर वही वाली फनकारी बार बार लगा रहा है, इस तरह की फनकारियां ध्यान से पढ़ना है। कोई 40 लिखा है, कोई 60 लिखा है, भाई ध्यान से देखो वो क्या रहा है। स्टीरियोटाइप हो गया नहीं चलना है, आज तक अनसोल्ड लिखा तो ये भी अनसोल्ड होगा, ध्यान से तो पढ़ो। कह रहा है कि 60% वो बेच चुका है, तो मतलब 40% अनबिक्ड है जी, 20, और इन अनबिक्ड के ऊपर प्रॉफिट कितना आया जी? 20 डिवाइडेड बाय, अब वो कह रहा था कॉस्ट प्लस 20 है, तो 120 इंटू 20 जी 3। अब ये 3 जो है इसकी एंट्री, A ने बेचा, A ने प्रॉफिट कमाया, तो CRE में ही पड़ा है, उसका भी प्रॉफिट पड़ा है ना। शेयर किन्हें निकालना है? पीस शेयर। जब 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 A आए तब 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 परसेंटेज आए जी 1। अब ब्लू से अपना काम करें जी, तो CRE डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, ठीक है।